हेलो ऑल द लर्नर्स, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक आइडिया लिया था अप्रोक्सीमेट, एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन्स एंड हैलो एल्केन्स। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली कि मेल्टिंग पॉइंट किस हैलो एल्केन का ज्यादा होगा, किसका कम होगा, हैलो एरीन्स का क्यों ज्यादा होगा, हैलो एरीन्स में किन कंपाउंड्स का कम होगा, ज्यादा होगा, वो हमने रिलेटिवली पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि केमिकली ये कैसे बिहेव करेंगे। तो केमिकली कैसे बिहेव करेंगे वो कैसे पता लगेगा? इन ये जो केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे उनसे पता लगेगा कि ये केमिकली कैसे बिहेव करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के, वो मेजरली तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और वो तीन पार्ट्स क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड थर्ड इज reaction with different metals. सो इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन से हमें एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स कैसे बिहेव करते हैं। ओके, सो इन तीनों में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस मेंबर की जगह हम दूसरा मेंबर डाल रहे हैं। ये लेमन लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई। सब्स्टिट्यूशन कब होता है? When your teacher is absent in your school and another teacher is sent to handle the class or to take you through a topic or to take you through a period. So that is substitution, right? Elimination का क्या मतलब होता है? लेमन लैंग्वेज में कुछ चीज एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एलिमिनेशन के बाद उसी एग्जिस्टिंग मेंबर्स में जो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो करके हम एक मेंबर को एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट? एंड रिएक्शन विद मेटल्स, ये तो क्लियर है। मेटल्स के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं? मेटल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, right, in your periodic table, alkali metals and alkaline earth metals. So this was the broad classification of reactions. Let us move on to the first class of reactions of haloalkanes and haloarenes, which is nucleophilic substitution reactions. So हम पहले इसे define कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन reactions में होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब हम इस पूरे नाम को ब्रेक कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल्स इन्वॉल्व होंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं, सो रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व होगी, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? आप अपनी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आखिर क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, फाइल जो वर्ड है वो यूज होता है लाइकिंग और लविंग, इसकी जगह पर फाइल वर्ड यूज होता है। और न्यूक्लियो वर्ड कहां से आया? न्यूक्लियस से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, कौन से व्हाट डू यू से कंपोनेंट्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस का बाय एंड लार्ज चार्ज हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां लिखा है न्यूक्लियोफाइल, मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर्स। पॉजिटिव चार्ज लवर्स मतलब उनमें उस चीज की कमी है तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस चीज की कमी है तो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं।
कंपाउंड्स और व्हाट डू यू से मेंबर्स। सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। करेक्ट। सो दिस वाज मेजरली अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। सो अभी हमने न्यूक्लियोफाइल का लिटरल मीनिंग देखा कि कैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको कैसे याद रहेगा कि वो कौन से टाइप की स्पीशीज होती है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल्स कैसे स्पीशीज होते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन OH नेगेटिव, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? कैसे टेस्ट करेंगे? नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके। और यह स्पीशीज हमें कहां से मिल रही है? NaOH में से मिल सकता है, KOH में से मिल सकता है, ROH में से भी मिल सकता है। क्या है ROH? अल्कोहल। तो हमने OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट, अगर हम वाटर लें, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर इन दोनों में से किसी की तरह भी बिहेव नहीं करेगा? हम जरा H2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 लोन पेयर्स बचे। बचे ना 2 लोन पेयर्स। अब ये जो लोन पेयर्स हैं, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेंबर के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और देख लेते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल है। कैसे है? केमिकल बॉन्डिंग में 11th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था अमोनिया का, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब जी एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि अगेन ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट। अब हम इसका एक एक H रिप्लेस करके देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम प्राइमरी अमीन देखें, यहां पर एक R लगा दिया, क्या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में चेंज आया? डेफिनेटली एक्सटेंट में चेंज आया ही होगा, बट क्या नेचर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया? पहले ये न्यूक्लियोफाइल था, अब क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग गया? नहीं। हो सकता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ गई हो। कैसे बढ़ गई हो? अल्काइल ग्रुप लग गया एक। हम सबको पता है इंडक्टिव इफेक्ट से अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो वो इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और शिफ्ट हो गई नाइट्रोजन की तरफ, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई अल्काइल ग्रुप लगाने से। सिमिलरली अगर हम इस H को भी एक R1 से रिप्लेस कर दें तो क्या हुआ? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ गई। क्यों जी? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लग गए नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और शिफ्ट हो गई नाइट्रोजन की तरफ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ गई। फिर अगर हम इसे टर्शरी अमीन बना दें, एक और R लगा दें, तो भी सेम केस होगा। ठीक है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स एंड अमोनिया ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब हम सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं, NaNO2। ठीक है। इससे हमें मिला NO2 नेगेटिव एंड Na प्लस। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल बिहेव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो स्पीशीज न्यूक्लियोफिलिक ही होगी। इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट फॉर्म ही हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो नाइट्राइट अगेन इज अ न्यूक्लियोफाइल। एक और न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं हम,
CN नेगेटिव। ठीक है, अगर ये यहां पर है लोन पेयर तो भी ये न्यूक्लियोफाइल है, और अगर यहां अवेलेबल है, ये डबल बॉन्ड है, नेगेटिव है, तो भी न्यूक्लियोफाइल है, और अगर यहां से अटैक करेगा तो भी न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसमें तो भी ये न्यूक्लियोफाइल है। तो CN नेगेटिव जो है, इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। द पीपल हु कैन राइट विथ बोथ ऑफ देयर हैंड्स, पता है हम उन्हें क्या बुलाते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जहां भी एम्बी वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि दोनों साइड से पॉसिबल है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये CN नेगेटिव में ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है, इसीलिए हम इसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का। तो SCN नेगेटिव भी है और NCS नेगेटिव भी है। ये यहाँ नाइट्रोजन सेंटर से भी अटैक कर सकता है, सल्फर सेंटर से भी अटैक कर सकता है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो ये आपके लिए सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझते हैं। सो फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज SN1। ठीक है, SN1 क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। SN1 रिएक्शन आगे बहुत सुनने को मिलेगा, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अब SN1 रिएक्शंस में होता क्या है? सी, अगर मैं एक जनरल चीज लिखूं, सपोज CH3Br एक हैलो एल्केन है और हम उसे OH नेगेटिव से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें CH3OH और Br नेगेटिव मिल रहा है। So by and large this is a nucleophilic substitution reaction. एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ने उस पर अटैक किया, ये सबस्ट्रेट से अलग हो गया और ये यहां पर इसकी जगह आ गया। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर में क्या होता है? अगर हमने ये लिया है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ये कार्बन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, विच इज स्लो एंड रिवर्सिबल, शोन बाय बोथ दीज एरोज। सो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक कार्बोकेटायन मिल रहा है हमें और ये Br नेगेटिव इससे डिटैच हो रहा है। अब इसको कराने के लिए हमें एक रिएक्शन कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, दैट हैज टू बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? वाटर होता है, पोलर प्रोटिक है मतलब प्रोटॉन्स भी रिलीज कर रहा है और पोलर भी है। वाटर है, अल्कोहल है, पोलर भी है, प्रोटिक भी है, एंड देन एसिटिक एसिड भी है। So these are some examples of polar protic solvents, which is an essential condition for SN1 reactions to be carried out. अब क्या हुआ, हमने इसमें OH नेगेटिव डाल दिया। OH नेगेटिव अगर हमने डाला तो ये हमें सेम कंडीशन मिल गई, ये यहां OH आ गया, सो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे? मेथनॉल, करेक्ट। सो ये मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शंस का। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, ये स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। फिर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, उसके बाद OH नेगेटिव ने अटैक किया और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, दिस इज
अ फास्ट स्टेप। सो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होगा? ये होगा। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, पढ़ चुके हैं, करेक्ट? सो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब हम इसकी फीजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर हम इस रिएक्शन की फीजिबिलिटी की बात करें, सो इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, दिस इज द कार्बोकेटायन विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन आरडीएस। सो इस कार्बन केटायन में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, रिएक्शन उतना ही फीजिबल होगा। फर्स्ट स्टेप जितना ज्यादा फैसिलिटेटेड होगा, उतना ही लाइकली होगा रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए। सो अब इसमें क्या क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटायंस होते हैं, कौन से होते हैं टर्शरी कार्बोकेटायंस? जब यहां से डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। अगर यहाँ टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, और वो किस केस में बनेगा? जब यहाँ टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, करेक्ट? तो जब ये वाला कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी कार्बन की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करना इजी होगा। तो रिजल्टेंटली दिस कार्बोकेटायन वुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। उसके बाद अगर सेकेंडरी है, 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये भी स्टेबल होगा, बट इससे कम स्टेबल होगा। और फिर सबसे कम प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, जो डायरेक्टली सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगेन इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कम करने से। सो इसकी लाइकली चांसेस कम होते जाएंगे इस रिएक्शन को कैरी आउट करने का। 1 डिग्री, और सबसे कम किसकी होगी? मिथाइल कार्बोकेटाइन की, ठीक है। सो SN1 रिएक्शंस में सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, करेक्ट? सिमिलरली आप जो यहाँ पर हैलाइड यूज कर रहे हैं, उसकी जो लाइकली चांसेस होंगे वो ये फॉलो करेगा। क्यों? छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो एक्सटर्नल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अगर अपनी तरफ पुल करेगा, तो उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, तो इट विल बी पुश्ड अवे। सो इसका कार्बोकेटायन फॉर्म होना लीस्ट लाइकली है। ये बड़ा है हैलाइड आयन, तो ये इजीली निकल जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर, करेक्ट? तो इसलिए ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में। अब हमने बात कर ली 3 डिग्री, 2 डिग्री और प्राइमरी की और एल्काइल हैलाइड्स की। अगर हम एक और केस लें, सपोज यहां पर एक ये है, ये कैसा है आयोडाइड है? हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये एलाइलिक आयोडाइड है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए देखते हैं। सो एलाइलिक एलाइड हमने ले लिया, ये एलाइलिक आयोडाइड, ठीक है। तो फर्स्ट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये बहुत रिएक्टिव होगा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए? क्योंकि ये वाला जो कार्बोकेटायन है, इसमें रेजोनेंस होगी और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ऑल्दो वो दिखने में हमें सिमिलर लग रहे हैं, पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम इसे मार्क कर लें, सपोज ये कार्बन 1 है जहां से आयोडाइड निकला है, ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 3 है, तो अभी जो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो थर्ड कार्बन पर शिफ्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज delocalized ड्यू टू रेजोनेंस। और जहां पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ, इसका मतलब वो कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल हो गया। सो एलाइलिक आयोडाइड, एलाइलिक हाइलाइड्स आर
most preferred or similar compounds which can show such resonance, they are most preferred due to resonance in their carbocations. करेक्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कहां पर कार्बोकेटाइन जो है वो इस वजह से स्टेबलाइज हो रहा है कि रेजोनेंस है। कुछ याद आ रहा है? सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम किसके बनाते हैं? बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड होता है। चलिए वो भी देखते हैं। हमने एलाइलिक हैलाइड्स देख लिए, अब एक बार बेंजाइलिक हैलाइड्स भी देख लेते हैं। सो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होंगे? CH2I, करेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। कहां बन रहा है जी? यहां पर। अगर हम इसकी रेजोनेंस चेक करें तो क्या होगा? आपको लग रहा होगा हमने यहां से स्टार्ट किया, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, हम फिर वहीं पहुंच गए। नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉन्ड्स जो है वो रीअरेंज हो चुके हैं। जो यहाँ था वो यहाँ आ चुका है। बेंजीन रिंग पूरी बनी है, 3 ही डबल बॉन्ड्स हैं, बट वो रीअरेंज हो चुके हैं। तो इससे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डीलोकलाइज हो गया है। इसका मतलब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हो गए। कैनोनिकल फॉर्म्स आपको पता है ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे कार्बोकेटाइन, उतना ही स्टेबल होगा। तो अगेन बेंजाइलिक हैलाइड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर प्रेफर करते हैं। सो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज SN2। SN2 का क्या मतलब हो गया? S से हो गया सब्स्टिट्यूशन, N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और 2 से हो गया बायमोलिक्यूलर। अच्छा, मैंने पहले वाले को यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोला था? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपने देखा होगा हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाया। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, और था वो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड विच इज हैलोएल्केन। बट यहाँ पर जो है इकट्ठे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो पहला क्या था? स्टेप वाइज था। पहला रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था और फिर अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल। बट इसमें क्या होता है, अगेन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सपोज दिस इज द एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पे क्या होगा? कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी हमें, जिसमें ये जो CX बॉन्ड है ये ग्रेजुअली वीकेन हो रहा होगा, और यहाँ उल्टी साइड से OH नेगेटिव अटैक करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। सो अभी आप देखेंगे ये दोनों सेम स्टेज में है, दोनों की सेम अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स है। क्यों? क्योंकि ये वीकेन हो रहा है और ये स्ट्रेंथन हो रहा है, वीकेन स्ट्रेंथन हो रहा है। सो एक ही स्टेट में आ गए। सो ये इसमें ट्रांजिशन स्टेट है। SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था विच वॉज कार्बोकेटाइन, बट यहाँ कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा। ये ट्रांजिशन स्टेट है जो थियोरेटिकल होती है, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो कुछ ऐसा मिलेगा।
आप देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग की थी इस मॉलिक्यूल से, एंड में हमें मिला क्या? अब क्या हो गया ये? लग तो हमें कुछ कुछ सेम ही रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच थे, इधर भी अटैच्ड है, और एक एक्स था वो रिप्लेस हो गया एक OH से। ठीक है, पर क्या फर्क आया? इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गया। ये हम कैसे समझ सकते हैं? एक अम्ब्रेला लिया हमने, ठीक है, उसको हमने ओपन किया, उसका ये स्टिक हम निकालने लग गए और ऊपर से एक स्टिक डालने लग गए और अम्ब्रेला को उल्टा कर दिया। Eventually what happened, this stick was taken out completely and that stick was fixed completely. So what happened, umbrella inside out हो गया और दोनों स्टिक्स रिप्लेस हो गई। सो स्टिक यहाँ क्या है, X और OH। एक स्टिक को हमने निकाला, एक स्टिक को उसमें इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने में क्या हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। नाउ दिस इज रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में क्या हो रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वहां इंटरमीडिएट मिल रहा था और उससे फर्दर रिएक्शन हो रही थी। यहाँ हमें ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है और उसके बाद एंड प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। जैसे एक अम्ब्रेला इनसाइड आउट हो जाता है, वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। हमने SN1 रिएक्शंस में देखा था कि 3 डिग्री की ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हेलाइड्स में, मतलब टर्शरी एल्काइल हेलाइड्स मोस्ट प्रेफर्ड थे, देन सेकेंडरी हेलाइड्स एंड देन प्राइमरी हेलाइड्स। SN2 रिएक्शंस में रिएक्टिविटी उल्टी होती है। सो रिएक्टिविटी ऑफ primary alkyl halide is greater than secondary alkyl halide is greater than tertiary alkyl halide, और सबसे ज्यादा होती है मिथाइल हेलाइड की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से कार्बन एटम को अप्रोच कर रहा है तो उससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए। मिथाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट होती है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। अब हमने यहाँ पर एक R लगा दिया तो स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी भी बढ़ी, बट ठीक है, बेरेबल है, एक को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें मिल गया। अब हम 2 डिग्री में गए, 2 डिग्री में नाउ द सिचुएशन इज डाइसी। अगर हमने पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट डाल दिया तो SN1 प्रेफर हो जाएगा, और अगर हमने सॉल्वेंट नहीं डाला तो हो सकता है वो बायोमोलिकुलर से हो जाए। नाउ अगेन डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बट अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर ही प्रेफर की जाएगी, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड से जो हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा वो बहुत स्टेबल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बात हो गई सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर की। हमेशा याद रखना है SN1 में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, जहां से हैलाइड निकला है एग्जैक्टली वहीं आकर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, बट SN2 में इन्वर्जन हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इनका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।